तो इस वीडियो में हम लोग को कंटिन्यूएशन ऑफ पार्ट 1 है। तो इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे मोमेंट टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स, और टॉर्क भी कहते हैं इसे। मतलब ये पूरे मोमेंट ऑफ फोर्स को टोटली हम लोग टॉर्क कहते हैं। ये बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद इसके एग्जांपल्स के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कपल के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉर्क वैसे होता क्या है? टॉर्क कुछ नहीं है। टॉर्क बेसिकली जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स लगाते हैं और वो किसी पाइवोटेड पॉइंट से कनेक्टेड है, या फिर ऐसे है, ऐसे फिक्स्ड है, पाइवोटेड है, मतलब ये इसी रेंज में घूमेगा। तो फिर अगर हम लोग इस पर किसी फोर्स लगाते हैं तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इफेक्ट कहते हैं, या फिर इन सब को कहते हैं टॉर्क कहते हैं। तो यही लिखा है। कोई अगर ये तो इस केस में जैसे मैंने बाहर पाइवोट किया। अब जैसे हम लोग है ना कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट लेते हैं जिसमें वो खुद ही पाइवोटेड है, ठीक है, ये खुद ही अपने उसमें पाइवोटेड है। तो ये अपने आप ही गोल गोल घूमता रहेगा। जैसे अर्थ है, वो अपने आप ही है ना रोटेशन करता रहता है और रेवोल्यूशन भी करता है। तो रेवोल्यूशन और रोटेशन दोनों केस में टर्निंग इफेक्ट और मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा है। तो इसके फैक्टर्स क्या है, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स इसका बस डेफिनेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन फ्रॉम द और द पाइवोटेड पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस दो फैक्टर है, मतलब इससे डिपेंड करता है कि वो जो टॉर्क जो है वो कितना ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें कि बेसिकली फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि कितना ज़्यादा फोर्स होगा। फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा टॉर्क होगा, क्योंकि टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। यही होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये होता है टॉर्क। जैसे इधर लिखा है, कहाँ लिखा है, M4 इधर लिखा ही नहीं है, छोड़ो। तो ये होता है इसका फॉर्मूला, मतलब बता दिया है कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। उसके बाद दूसरा क्या होता है कि दोनों के बीच में पाइवोटेड है। अब इसमें क्या बोला? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका पाइवोटेड रीजन है। अब मैंने इस पे इधर की तरफ फोर्स लगाया। अब ये फोर्स लगाया तो ये हो गया लाइन ऑफ एक्शन। ये क्या हो गया? लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो ये क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस। अब एक्सिस ऑफ द रोटेशन ये है, तो इसके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसे कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ द एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। अब आपको अच्छे से समझ आ गया कि जहाँ पे फोर्स लगाना है उधर पे एक बड़ी सी एक्सटेंशन ऑफ द लाइन बना देना है, वो आपका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स हो जाएगा। उधर से पाइवोटेड रीजन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना देना, जो आपका एक मतलब जो डिस्टेंस होगा वो उससे कहता है परपेंडिकुलर। ये डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस नहीं लेना है, तो एक क्वेश्चन के टाइम पे हो जाता है। जैसे ये हो गया, तो इधर पे है ना इसने फोर्स लगाया, तो फोर्स लगा रहा है ये। अब इधर से फोर्स लगा रहा है तो ये क्या हुआ? इधर से ऐसे करके सीधा एक लाइन की दिया, तो ये लाइन ऑफ एक्शन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है लाइन ऑफ एक्शन और पाइवोटेड रीजन के, उसे मतलब उसका 90 डिग्री पे जो एंगल होगा इससे, तो उसे कहता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेना होता है। ये जितना कम होगा उतना, मतलब जितना ज़्यादा होगा उतना, क्योंकि डायरेक्टली जितना ज़्यादा होगा ये उतना ज़्यादा टॉर्क होगा। तो ये होता है। अब इसमें तुम लोग का डेफिनेशन भी दे दिया है कि
टर्निंग इफेक्ट होता है ड्यू टू द मोमेंट ऑफ, ये तो थ्योरी हो गया। तो मोमेंट ऑफ द फोर्स टॉर्क इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन। दोनों का मतलब यही डेफिनेशन जो मैंने अभी इधर लिखा था कि टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही है। तो वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, और अगर मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो वो मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम, दोनों मैक्सिमम होने चाहिए, जिससे कि मैक्सिमम टॉर्क अवॉइड करने के लिए, मतलब जैसे कि किसी डोर हिंज है इधर, जैसे बाद में एग्जांपल भी दिया है डोर हिंज का, कि मान लो तुम हिंज पे इधर फोर्स लगा रहे हो, तो तुम अगर देखोगे तो डोर बहुत मुश्किल से घूमेगा। अगर तुम इधर फोर्स लगाओगे तो इधर के बीच में ये मतलब इधर से तो घूमेगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, रोटेशन ये है। तो इधर अगर फोर्स लगाएंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, 0। तो इधर से आना बहुत घुमाना बहुत मुश्किल होगा। अब इधर लगाएंगे तो इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो इसलिए बहुत ईजिली ये घूम जाएगा। तो ऐसे ही होता है। तो ये होते हैं इसके टर्म, ये होता है। अब यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? यूनिट फोर्स कुछ नहीं होता है, यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है? यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स कुछ नहीं होता है, इक्वल्स टू फोर्स इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, जो कि 1 ले लेते हैं। तो हम लोग ऐसा यूनिट निकालने का काम आता है कि न्यूटन इंटू मीटर होता है। और ये जूल, ये मतलब बेसिकली इसको हम लोग जूल नहीं लिख सकते, क्योंकि जूल भी मतलब होता है, बट ये इस केस में नहीं होता, वो एनर्जी के लिए होता है, इधर नहीं होता, क्योंकि टॉर्क इधर वेक्टर होता है। इधर नीचे लिखा हुआ है कि इसमें जो न्यूटन मीटर जो होता है फोर्स का, जो कि टॉर्क होता है, वो जूल नहीं लिख सकते हम लोग। जूल भी है ना, मतलब न्यूटन, मतलब एनर्जी क्या होता है, अगर आप पढ़े होंगे क्लास 9-10 में, एनर्जी कुछ नहीं होता है, एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस यही होता है ना, तो वही होता है इधर मोमेंट ऑफ फोर्स में भी, बट वो जूल, उस केस में तो हम लोग जूल लिख सकते हैं, इस केस में लिख सकते हैं, क्योंकि इधर टॉर्क जो होता है वो मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वर्क और जो एनर्जी होते हैं वो स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए हम लोग इसको जूल लिख सकते हैं, इस केस में नहीं लिख सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, तो ये बढ़िया है चीज़ें। और बाकी सब चीज़ जो ये है कि मोमेंट, मतलब एसआई यूनिट में तो उसको न्यूटन मीटर कहते हैं, और इसमें ऐसे कह सकते हैं कि केजीएफ इंटू मीटर भी कह सकते हैं, जीएफ इंटू सेंटीमीटर। ये फिर ये एब्रीवेशंस, मतलब ये सब रिलेशन दोनों के बीच में 1 केजीएफ इंटू मीटर इंटू, मतलब वही देख लेना कि मतलब दोनों को पता होना चाहिए कि बेसिकली होता क्या है। जैसे मान लो कि एक न्यूटन है, न्यूटन क्या होता है, एक न्यूटन इंटू 10⁵ डायना ही होती, ये होता है। और उसके बाद एक मीटर कितना होता है, 1 मीटर की उसका 100 सेंटीमीटर होता है। तो दोनों, अगर न्यूटन मीटर को हम लोग को ये इस केस में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? तो इसको न्यूटन को लिख देना है इसके टर्म्स में, जो कि होता है 10⁵, इफ, और मीटर को लिखना है इसके 10⁻², ये फिर ऐसे लिख देना, तो ये हो जाएगा 10⁻7। तो ऐसे इसमें इस केस में निकाल दिया है। फिर 1 kgf होता है अपना 10, तो मतलब 9.8 लिख सकते हो या 10 लिख सकते हो, तो कोई भी इन केस में लिख देना ऐसे। मतलब आप समझ गए ना बेसिकली कैसे करना है। तो थैंक यू। बाकी ये जो एंटी क्लॉकवाइज कैसे निकालना है, उसके बाद एग्जांपल्स बाकी सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।